अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्चुअली तो आज हमारा जो टॉपिक होना चाहिए था वो था मैपिंग बाय रिकॉम्बिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है मैपिंग विद मॉलिक्यूलर मार्कर्स, ये आपके कोर्स में दिया नहीं हुआ, वैसे मेंशन नहीं है किसी जगह पे, लेकिन जो चीज़ें हमने आगे डिस्कस करनी है ना ह्यूमन वाले में, उसमें विदाउट मॉलिक्यूलर मार्कर्स आपको समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स के साथ जो मैपिंग आजकल जो हो रही है वो इसी तरह से हो रही है। आजकल जितनी भी मैपिंग होती है वो मॉलिक्यूलर मार्कर्स उसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है जो पहले हमने अभी तक पढ़ा है, लिंकेज एनालिसिस। ठीक है, जिसमें हम मैप करते हैं किसी जीन की लोकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, हम पहले रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और वो सब कुछ होता है ऑन द बेसिस ऑफ विजिबल डिफरेंसेस इन फिनोटाइप। ठीक है, विजिबल डिफरेंसेस इन फिनोटाइप, जो हम जीन्स कंसीडर कर रहे होते हैं वो हमें फिनोटाइप में क्लियर डिफरेंस दे रहे होते हैं। जिस तरह से ये कुछ आपको एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे टोमेटो की। टोमेटो के अंदर जो 12 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उनमें से ये हर एक ये 12 के 12 क्रोमोसोम यहाँ पे दिए हुए हैं। उन पे जो आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से या लिंकेज एनालिसिस से जो मैप किए हुए हैं डिफरेंट जीन्स, वो शो किए गए हैं। अगर हम इन पे गौर करें, जैसे ये हैं, ठीक है, अब ये लीफ कलर है, ठीक है, जिसमें ये नॉर्मल है, ये मॉटल्ड है। ठीक है, तो इसकी एक लोकेशन यहाँ पे मैप की गई, किसी ने की होगी इसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर उनकी वो लोकेशन दी गई है उन सब की। ठीक है, ये उसका जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर जो उसका व्यू है वो दिखाया गया। ये डिफरेंट आपको जीन्स जो मैप हुए हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकेज एनालिसिस वो शो किए गए हैं। एक ये जीन है, एक उसके बाद ये वाला दिया गया है। ठीक है, टॉल वर्सेस ड्वार्फ। अब ये दोनों जीन्स अगर हम देखें, ठीक है, तो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। अब जब हमें इनकी एक लोकेशन हमने यहाँ पे मैप कर ली है, तो ये अब हमारे पास एज मार्कर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मार्कर्स। मैपिंग जब स्टार्ट हुई थी, जब स्टर्टीवन ने सबसे पहले वो एक मैप बनाया था, उससे लेकर तकरीबन अगले 70 ईयर्स तक हमें मार्कर्स जो मिलते हैं वो इसी किस्म के हैं, जो लिंकेज एनालिसिस से लिए गए, विजिबल फिनोटिपिक डिफरेंसेस की बेसिस पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से जिनको कैलकुलेट किया गया। ठीक है, अब ये इस तरह के मैप्स उस वक्त से बनते आ रहे हैं। ठीक है, और उन पे जो जितने भी ज़्यादा जीन्स, अब मे बी ये पहले बन गया हो, उसके बाद किसी ने ये मैप कर लिया हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हो गया, फिर ये हो गया, तो हमें क्रोमोसोम नंबर अगर ये 1 है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर जितने भी हमें अब तक मिल रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्रोमोसोम नंबर 1 पे हैं जितने भी जीन्स मिल गए, तो हमें इसके ऊपर डिफरेंट मार्कर्स मिल गए, डिफरेंट मार्क्स लगे, डिफरेंट निशानियाँ लगी कि इस जगह पे ये है, इसके बाद ये आता है, ये आता है, ये आता है। उस टाइम पे ये सारे डिफरेंट मार्कर्स इस तरह के होते थे। जो भी नया जीन हम उसकी कोई लोकेशन अपनी तरफ से कैलकुलेट कर लेते थे ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज, तो वो उसके ऊपर एक मार्क लग जाता था समय में उस क्रोमोसोम के ऊपर। ये सारे मार्कर्स हैं, ये वो मार्कर्स थे जो हमने उस तरह से कैलकुलेट किए थे बिफोर डीएनए सीक्वेंसिंग। जब तक डीएनए की सीक्वेंसिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, सिर्फ इसी तरह से मार्क बनते थे, यही हमारे मार्कर्स थे जीन्स के ऊपर। ठीक है, इन्हें मॉलिक्यूलर मार्कर्स नहीं कहा जाता था, लेकिन जीन के ऊपर डिफरेंट जो लोसाई हमने मैप किए थे, वो सारे लोसाई हमारे डिफरेंट मार्कर्स हुआ करते थे। फिर स्टार्ट हुई डीएनए सीक्वेंसिंग। आपको पता है सबसे पहले सांगर सीक्वेंसिंग मेथड जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलना शुरू हुआ इनके बेस सीक्वेंस का।
कि जो डीएनए है उसमें बेसिस का आपस में क्या सीक्वेंस चल रहा है। तो सीक्वेंसिंग से हमें बहुत सारी नई चीज़ों का पता चला। अब so far in this chapter we have mapped gene loci using RF values by counting visible phenotypes produced by various alleles involved। वही बात है कि अभी तक हम जो डिस्कस करते हैं वो वही है कि हमने जीन लोसाई मैप की डिफरेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज वैल्यूज़ की बेसिस पे, और उसमें जो हम काउंट करते थे वो थे फिजिकल जो फिनोटाइप विजिबल फिनोटाइप्स जो हमें नज़र आती थी उनका डिफरेंस, ठीक है, उन्हीं की बेसिस पे हम करते थे। लेकिन अब सीक्वेंसिंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें ये पता चलना शुरू हुआ कि बहुत सारा, एक तो हमें सबसे पहले जो पता चलता है ना सीक्वेंसिंग से, वो ये पता चलता है कि 99.9% जो डीएनए होता है ना, बेशक ह्यूमन में है या डिफरेंट दूसरी स्पीशीज़ में है, वो एक जैसा ही होता है सब में। मतलब कि अगर आप इंसान का डीएनए लेंगे तो सभी इंसानों का जो 99.9% डीएनए है ना, वो एक जैसा ही है, उसमें चेंज नहीं है, वो कंजर्व्ड है। लेकिन वो जो 0.1% डीएनए है उसमें चेंज आता है, उसमें डिफरेंट जगह पे चेंजेस आती हैं जिनसे डिफरेंट एलील्स बनते हैं। जो अब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो एलील, एक एलील का दूसरे एलील से जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक बेस पेयर का डिफरेंस है। सिर्फ एक बेस पेयर अगर चेंज हो जाता है तो डिफरेंट एलील आ जाता है वहाँ पे, जो डिफरेंट फिनोटाइप दे देता है। और बहुत सारी ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे बेस पेयर का चेंज है या डिफरेंट बेस पेयर्स का चेंज है, लेकिन वो हमें विजिबल फिनोटाइप डिफरेंस नहीं देते। However, there are also differences in DNA between two chromosomes that do not produce visibly different phenotypes। ठीक है, पहले तो हम करते आ रहे थे विजिबल फिनोटिपिक डिफरेंसेस की वजह से, लेकिन बाद में हमें पता चला कि कुछ जगहों पे डिफरेंस तो होता था डीएनए का आपस में, ठीक है, लेकिन उससे कोई विजिबल फिनोटिपिक डिफरेंस नहीं आता था। उसकी रीज़न क्या है? उसकी दो रीज़न हो सकती हैं। या तो वो किसी जीन में डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दीज डीएनए डिफरेंसेस आर नॉट लोकेटेड इन अ जीन, या तो ये उस जीन में एग्जिस्ट नहीं करते, और दे आर लोकेटेड इन अ जीन बट डू नॉट आल्टर द प्रोडक्ट प्रोटीन। या ये भी हो सकता है कि वो जीन में एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन जो प्रोडक्ट बनना है वो सेम बनने जा रहा है, जो कि प्रोटीन बननी है कोई भी। आपने पढ़े ही होंगे ना प्रोसेसेस, जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन खुद को एंड पे जो एक्सप्रेस करता है वो इसी तरह से करता है। तो मे बी जीन में चेंज होने से भी प्रोडक्ट चेंज ना हो, ठीक है। अब ऐसे जो मार्कर्स हमें मिलते हैं, सच सीक्वेंस डिफरेंसेस कैन बी थॉट ऑफ एज मॉलिकुलर एलील्स और मॉलिकुलर मार्कर्स। ऐसे जो डिफरेंसेस हैं उन्हें हम या तो मॉलिकुलर एलील्स कहते हैं या उन्हें मॉलिकुलर मार्कर्स कहते हैं। पहले जो मार्कर्स हमें मिल रहे थे वो मार्कर्स थे जो जीन लोसाई हमने मैप किए होते थे। अब ये वाले जो मार्कर्स हैं ये वो मार्कर्स हैं जो हमें विजिबल फिनोटाइप तो नहीं दे रहे डिफरेंट, लेकिन ये जीन डीएनए के अंदर ये हमें डिफरेंट एलील्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इनको मार्क कर लेते हैं समहाउ, तो हम अपना जो मैपिंग है वो इसकी बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मैपिंग विद मॉलिक्यूलर मार्कर्स, ठीक है। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो कि आपको डीएनए के अंदर डिफरेंसेस दे रहे हैं, डीएनए मॉलिक्यूल में डिफरेंस दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, ठीक है। उनको आइडेंटिफाई करना होता है, उनको टैग करना होता है आपने फिर आप, ताकि उनको जब भी आप यूज़ करना चाहें, मसलन अगर आपने एक डिजीज़ जीन को फाइंड आउट करना है कि वो किस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है और आपके पास मॉलिक्यूलर मार्कर्स डिफरेंट आपके पास हैं उस जीनोम के अंदर, तो आप क्या करेंगे कि उन जो डीएनए के मार्कर्स हैं उनके साथ उनके जो फ्लैंकिंग रीजन्स होते हैं उनके आप प्राइमर्स पहले डिज़ाइन करते हैं, उनको यूज़ करते हैं प्राइमर्स को, फिर देखते हैं कि वो किस जगह पे जाके एम्पलीफाई कर रहा है, किस जगह पे जाके वो पीसीआर में आप पीसीआर करते हैं, फिर देखते हैं किस जगह पे जाके वो बाइंड कर रहा है और वहाँ पे प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है कि किस जगह पे वो डिजीज़ का जीन मौजूद है, आप उसको उसके करीब मैप कर लेते हैं।
ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि इसका पूरा मेथड क्या है, लेकिन सबसे पहले ये समझने वाली चीज़ है कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मार्कर्स वो डिफरेंसेस इन डीएनए हैं जो हमें विजिबल फिनोटाइप तो नहीं दे रहे होते, लेकिन जब आप सीक्वेंस करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो डिफरेंट हैं, दोनों क्रोमोसोम्स में वो आपको डिफरेंस मिल सकते हैं, या डिफरेंट एलील्स की तरह होते हैं वो, तो इसीलिए हम उनको मॉलिक्यूलर एलील्स भी कह देते हैं। देयर लोसाई कैन बी मैप्ड बाई RF वैल्यूज़ इन सेम वे एज एलील। हाँ, जिस तरह से हम अगर हमें वो मिल जाते हैं तो हम उनकी भी उसी तरह से रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पेरेंट्स में भी हमें पता होगा कि कितने हैं, उसके बाद उनके क्रॉस के बाद हमें पता चल जाएगा, टेस्ट क्रॉस के बाद हमें क्या फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो हम सेम उसी तरह से जिस तरह से हम फिनोटिपिक बेसिस पे करते थे, उसी तरह से अगर हमें ये हमारे पास अगर मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं तो उनकी बेसिस पे भी हम RF वैल्यूज़ कैलकुलेट करके उसी तरह से मैप कर सकते हैं। Molecular markers are extremely numerous and hence are very useful as genomic landmarks that can be used to locate genes। ठीक है, हाँ, ये होते बहुत ज़्यादा हैं जीनोम के अंदर, आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स। ठीक है, तो जो आपके पास वहाँ प्रॉब्लम आ रहा था कि आप जब फिनोटिपिक बेसिस पे करते थे तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे मैप हो रहे थे जीन्स, जो दरमियान में इतना लंबा डिस्टेंस था वो आप मैप नहीं कर पा रहे थे, तो दरमियान में बहुत सारे आपको मॉलिक्यूलर मार्कर्स मिल सकते हैं, तो उनकी बेसिस पे आप एक बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाला मैप बना लेंगे, आपको उसके मुकाबले में बहुत सारे ज़्यादा लोसाई मिल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स। ठीक है, दो तरह के ज़्यादातर नॉर्मली यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से हैं, एक तो स्निप्स हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरे सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जिन्हें हम सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स भी कहते हैं, SSR मार्कर जो होते हैं, सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये दोनों को हम आगे डिस्कस करते हैं। पहला है जी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, SNP लिखते हैं इन्हें, SNP, और प्रोनाउंस करते हैं स्निप, SNP लिखते हैं और प्रोनाउंस इन्हें करते हैं स्निप। मैंने वो पहले बता दिया आपको, सीक्वेंसिंग हैज़ शोन दैट, जैसे मैंने पहले बताया कि 99.9% जो जीनोम होता है ना वो एक जैसा होता है डिफरेंट स्पीसीज में। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड द जीनोमिक सीक्वेंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ स्पीसीज आर मोस्टली आइडेंटिकल। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपैरिजन ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव रिवील्ड दैट वी आर अबाउट 99.9% आइडेंटिकल। मैंने कहा अगर आप सारे इंसानों को कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 99.9% जो DNA है वो आइडेंटिकल होता है, एक ही जैसा होता है। ठीक है, जो 0.1% है वो डिफरेंस मोस्टली उसमें होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस, जो मैंने आपको बताया कि सिंगल बेस पे डिफरेंस जो होता है ना उसी की बेसिस पे ज़्यादातर डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, जगह जगह पे आपको ऐसे SNPs मिलते हैं, ऐसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये एक एग्जांपल दी हुई है कि ये अगर एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर सीक्वेंस है और ये दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ये वाला सीक्वेंस है, अब इसमें देखें तो ये सारा एक ही जैसा है, नहीं मतलब ये एक स्ट्रैंड है DNA का और ये दूसरा स्ट्रैंड है। ठीक है, मैंने वो गलत थोड़ा सा कह दिया था, एक स्ट्रैंड पे ये है, दूसरे स्ट्रैंड पे आपको ये नज़र आ रहा है, तो ये इनको ये आपस में बाइंड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारा एक, और ये वाला है दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये एक क्रोमोसोम के ऊपर कॉम्बिनेशन है, ये आपको दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें इस पर गौर करें तो ये सारा सीक्वेंस एक जैसा है सिवाय इस जगह के, यहाँ पे जो बेस पेयर आपको नज़र आ रहा है वो है GC, बाकी सेम है। अब ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जो DNA है उसमें ये बेस पेयरिंग है, ये जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें जो बेस पेयरिंग है वो ये वाली है। डिफरेंस सिर्फ ये इस जगह पे, यहाँ पे GC है, यहाँ पे AT है। ठीक है, बाकी सारा सेम है, इसी तरह से आपको DNA में मिलता है। ठीक है, अब ये चेंज जो है ये किसी जीन के अंदर भी हो सकती है, ये दोनों डिफरेंट एलील्स भी हो सकते हैं एक जीन के, ये दोनों फिजिकली
कोई विजिबल फिनोटाइप भी डिफरेंट शो कर सकते हैं। मे बी ये कोई एक फिनोटाइप दे जो आपको नज़र आए और ये कोई दूसरी फिनोटाइप दे जो आपको नज़र आए। अब ये भी हो सकता है कि दोनों एक ही प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। हो सकता है ये किसी जीन के अंदर चेंज हो ही ना, या जीन के अंदर मौजूद भी हो और फिर भी एक ही फिनोटाइप दे, या ये अलग अलग फिनोटाइप्स हैं, ठीक है। ये है मॉलिक्यूलर मार्कर्स। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपको अलग फिनोटाइप देगा तो ही आप मैप कर सकेंगे। अगर आपको इनकी ये लोकेशन पता चल जाती है, आप इस डिफरेंस को मैप कर लेते हैं, तो आप जब भी पीसीआर रन करेंगे आपको ये अलग अलग नज़र आएंगे। तो आपको पता चल जाएगा किसके अंदर ये वाला मौजूद है, किसके अंदर ये वाला मौजूद है, और आगे इनकी जो प्रोजेनी आ रही है उसमें इनकी क्या है रेशो। और अगर इसके करीब कोई जीन आता है तो आप उसे इसके साथ मैप भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफरेंस, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये भी एज मॉलिक्यूलर मार्कर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का, यानी एक बेस पेयर का, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। इसे कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का यहाँ पे मतलब क्या है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNPs आप इनको लिखते हैं और प्रोनाउंस करते हैं एज SNPs, ठीक है। अब ह्यूमन में देयर आर थॉट टू बी अबाउट 3 मिलियन SNPs distributed more or less randomly at a frequency of 1 in every 300 to 1000 bases। ह्यूमन में ऑलमोस्ट आपको पता है कि 3 मिलियन SNPs मौजूद हैं पूरे जीनोम के अंदर। 3 मिलियन, 30 लाख के करीब SNPs मौजूद हैं ऐसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन 300 से 1000 बेसिस है, यानी कि हर 300 से 1000 के दरमियान आपको एक SNP मिल जाती है, ठीक है। ऑन एवरेज आपको तकरीबन इतने डिस्टेंस पे एक SNP जो है वो मिल जाती है, ठीक है। सम ऑफ दीज SNPs लाई विद इन जीन्स, जैसे मैंने बताया कि इनमें से कुछ जीन्स के अंदर हो सकती हैं, बट मैनी डू नॉट, लेकिन बहुत सारी जो हैं वो जीन्स में मौजूद नहीं है, ठीक है। इन चैप्टर 2 वी सा केसेस वेयर चेंज इन, हाँ, जो मैंने पहले आपको बताया कि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि जो सिर्फ एक बेस पेयर के अंदर जीन है वो आपको डिफरेंट फिनोटाइप्स भी दे देती है, डिफरेंट फिनोटाइप्स, ठीक है। मतलब कि उनमें से एक जो है, जैसे अभी हमने पिछला एक एग्जांपल देखी कि मे बी ये वाला जो है ये आपको वाइल्ड टाइप दे रहा है फिनोटाइप, और ये वाला जो है वो आपको म्यूटेंट दे रहा है। वाइल्ड टाइप आपको पता है जो नेचुरली ज़्यादा आपको एग्जिस्ट करती हुई नज़र आती है नेचर में, उसे आप वाइल्ड टाइप कह देते हैं, और जो आपको कम नज़र आती है रेशो जिसकी, उसे आप म्यूटेंट टाइप कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। तो इस वजह से उन्हें म्यूटेंट टाइप कहा जाता है। समझ आ गई आपको? तो अब मोस्ट SNPs दो, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मैनी डू नॉट एग्जिस्ट इन जीन्स, बहुत सारी ऐसी हैं जो जीन्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो डेफिनेटली वो आपको डिफरेंट जीनोटाइप्स भी नहीं देती। मोस्ट SNPs दो डू नॉट प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप्स, ठीक है, वो आपको डिफरेंट फिनोटाइप्स एक्चुअली कहना है, ठीक है, वो आपको डिफरेंट फिनोटाइप्स नहीं देती क्योंकि वो जीन में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और बहुत सारी ऐसी हैं जो जीन में एग्जिस्ट तो करती हैं बट स्टिल दे डू नॉट प्रोड्यूस अ डिफरेंट फिनोटाइप, ठीक है। चलें, समझ आ गई होगी आपको, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इनको डिटेक्ट कैसे करते हैं SNPs को? देयर आर 2 वेज टू डिटेक्ट SNPs, ठीक है। सबसे पहला क्या है जी कि आप DNA को सीक्वेंस करेंगे। द फर्स्ट इज टू सीक्वेंस है सेगमेंट ऑफ DNA इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड कंपेयर द होमोलॉगस सेगमेंट्स टू स्पॉट डिफरेंसेस, ठीक है। आप क्या करें, सीक्वेंस कर लें। आजकल मोस्टली जो अब काम चल रहा है ना वो सीक्वेंसिंग की बेसिस पे ही चल रहा है, ठीक है। NGS का नाम शायद आपने सुना हो, ठीक है। तो इस किस्म की आजकल मैपिंग चल रही है, मोस्टली NGS बेस्ड, ठीक है, जिसमें आप सीक्वेंस ही करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, बल्कि अब तो नेक्स्ट जनरेशन भी आ गई है जो कि 3rd जनरेशन सीक्वेंसिंग आ गई है। तो अब मोस्टली सीक्वेंसिंग की बेसिस पे ही मैप्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कि आप इसको सीक्वेंस करें।
होमोलोगस क्रोमोसोम्स को, उसके बाद आप जो डिफरेंसेस आए हैं उनको स्पॉट करें। दूसरा क्या है, अ सेकंड वे इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ स्निप्स लोकेटेड इन अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टारगेट साइट। हाँ, अगर स्निप जो है वो किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की टारगेट साइट पे है, ठीक है, और वो इस तरह से होता है, इसको हम कहते क्या हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, RFLP। होता